कार शोरूमों के तमाशों से ऊब चुका सूर्यांश देशमुख सीधा पहुंच गया हुआवी मोटर्स के विशाल डीलरशिप पर। जयपुर नगर की युवाओं में सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक एसयूवी का ठिकाना। अंदर भीड़ थी, ज्यादातर युवा रंगीन जैकेट पहने, मोबाइल से फोटो खींचते हुए और अपनी अपनी उम्मीदों को कार की बॉडी पर टिकाकर देखते हुए। सूर्यांश ने देखा, सभी सेल्समैन किसी न किसी में उलझे हैं, चलो खुद ही देख लेता हूं। वो कार के पास घूम रहा था कि अरे अंकल, कार खरीदने आए हो क्या? उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। तभी एक बड़ा सा मैस्कॉट, पीले रंग का गोल मटोल चेहरा शोरूम के प्रवेश द्वार से उछलता हुआ आया। मैस्कॉट का सिर उतरा और नीचे से एक मुस्कुराता गोल मटोल चेहरा निकला। वो थी लवीशा राठौर, वही लड़की जिससे वो कल बार में भी मिला था। आज उसके बाल प्यारे से जूड़े में बंधे थे, गाल पसीने से गुलाबी और आंखों में वही शरारत जो बच्चों की आंखों में त्योहार के दिन होती है। अंकल, फिर मिल गए हम दोनों। सूर्यांश चौंक गया। तुम हर जगह कैसे दिख जाती हो? मेरे पीछे जीपीएस लगा रखा है क्या? लवीशा खिखिलाई। नहीं रे अंकल, मैं तो बस सर्दियों की छुट्टियों में पार्ट टाइम काम कर रही हूं। सूर्यांश चौंक, ये भी पार्ट टाइम जॉब है? लवीशा ने शान से कहा। अंकल, आपका सोचने का तरीका पुराना हो चुका है। वो हाथों से हवा में इशारे करती हुई बोली। आजकल छुट्टियों में कौन होटल में वेटर बनता है या फैक्ट्री में पैकिंग करता है? उनमें पैसा भी कम और मेहनत भी ज्यादा। आजकल तो गिग इकॉनमी का जमाना है। परसों में कॉमिक मेला में कॉस्प्ले कर रही थी, कल बार में माहौल बनाने की टीम में थी, आज यहां मैस्कॉट हूं और कल शायद किसी लाइव स्ट्रीम मॉडलिंग में निकल जाऊं। कम पैसे में कौन मेहनत करेगा अंकल? सूर्यांश दंग, दिमाग में बस यही चल रहा था। आज की पीढ़ी एकदम तेज, उसने मन ही मन सोचा। शरीर तो जवान हो गया है पर दिमाग अभी भी पुराना चाचा ही है। उसने तय किया, अब युवा लोगों से दोस्ती रखूंगा, लेकिन 18 साल की लड़कियों के लिए नहीं, समझे भगवान। तभी लवीशा उसकी ओर झुककर बोली, अंकल, आप इतने हैंडसम कब से हो गए? सूर्यांश चौंक, कल तो तुम मुझे अंकल ही बुला रही थी। लवीशा हंसी दबाते हुए, अंकल, हम लोग उम्र वालों को मास्टर कहते हैं और जो हैंडसम हो उन्हें अंकल। कल आप मास्टर कैटेगरी में थे। ओह, तो कल मैं बेइज्जत हुआ था? लवीशा ने झट से पूछा। अंकल, कार खरीद रहे हैं ना? हाँ। लवीशा उछल पड़ी, तो बस हो गया, सेल मेरे नाम पर डाल देना, मेरा कमीशन 4 गुना बढ़ जाएगा। सूर्यांश मुस्कुराया। आजकल के बच्चे शर्म तो बचपन में ही छोड़ा है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, कार बुक हुई, कार्ड से पेमेंट, लेकिन कार कल ही मिलेगी। बीमा और कागजी प्रक्रिया में 24 घंटे लगेंगे। सूर्यांश बोला, चलेगा, 10 साल इंतजार किया, एक दिन और सही। शोरूम से निकलते समय पीछे से आवाज आई, अंकल रुको। वो मुड़ा, लवीशा भागती हुई आ रही थी। नींबू पीला जैकेट, भालू कान वाली टोपी, गुलाबी जूते, मानो कोई कैरेक्टर एनिमेशन से बाहर कूद आया हो। वो आते ही उसका हाथ पकड़कर बोली, अंकल, मुझे अभी अभी 1000 रुपए का कमीशन मिला है आपकी खरीद की वजह से। मैस्कॉट का काम गरम और थकावट था, 200 रुपए में क्या मिलता था, मतलब अब उस नौकरी को थप्पड़। सूर्यांश ने पहली बार देखा किसी की क्यूटनेस वास्तव में ओवरलोड भी हो सकती है। वो बोली, अंकल चलिए मैं आपको छोड़ दूं, कहां जा रहे हो? सूर्यांश, मेरी कार कहां है? वो देखो मेरा स्कूटर। लवीशा उछली, ओ माय गॉड, कितना क्यूट स्कूटर। जिस स्कूटर को सुदीप्ति ने कभी छुआ भी नहीं था, आज वो किसी के लिए क्यूट था। जिंदगी अजीब होती है। सूर्यांश ने हेलमेट पहनाया। पकड़ कर बैठना। जी अंकल। उसने कमर पकड़ ली। सूर्यांश चौंका, ये बच्चे सच में डर नहीं लगता क्या? 15 मिनट बाद दोनों पहुंचे कला एवं चलचित्र व्यवसायिक महाविद्यालय जयपुर। ये लवीशा का कॉलेज था। 18 साल की, पहले वर्ष की, नाट्य एवं फिल्म अभिनय की छात्रा। वो बोली, अंकल रुकिए, मैं अपने कॉलेज की 2 सहेलियों को बुला रही हूं, आपकी वजह से आज मेरी दावत है। कुछ ही देर में 2 लड़कियां आईं, गर्म कोट और ईयरमफ पहने हुए। समीरा खत्री, लंबी गोरी, उत्तरी क्षेत्र की मॉडल जैसी काया। आर्या मेहता, दक्षिणी शहरों की मुलायम सुंदरता वाली कैमरा फ्रेंडली चेहरा। दोनों ने सूर्यांश और स्कूटर को एक नजर देखा और फिर बिना भाव वाले अभिवादन में सिर हिला दिया। वे चारों हॉटपॉट रेस्टोरेंट पहुंचे, कोट उतरे, कुर्सियां ली गईं। लवीशा ने सबको परिचय कराया। तीनों लड़कियों की हालत ईंट जैसी, मध्यम पृष्ठभूमि, महंगी कला शिक्षा और बड़े शहर में टिके रहने की आकांक्षा। बातें घूमते घूमते एक ही मुद्दे पर आ गईं, महंगा शहर, महंगी जिंदगी, महंगा किराया। लवीशा ने अचानक सवाल दागा, अंकल, आप जयपुर में इतने साल हो गए, घर लिया है क्या? सूर्यांश, हाँ लिया है। कहां? सुगंध विहार सोसाइटी। तीनों लड़कियों के चेहरे एकदम चमक उठे। लवीशा,
अरे अंकल, वो स्कूल के पास वाली सोसाइटी, वो तो 80,000 रुपए प्रति वर्ग फुट चल रही है। समीरा खत्री, अंकल आप तो करोड़पति निकले। आर्या मेहता, आप जरूर किसी बड़ी कंपनी में होंगे। लवीशा ने गंभीरता से कहा, अंकल आप तो छुपे रुस्तम हो। फिर उसने तीखा सवाल फेंका, अंकल आपकी पत्नी कितनी खूबसूरत होगी, हम फोटो देख ले। सूर्यांश शांत, मेरी पत्नी नहीं है, अब तलाक हो गया। तीनों हतप्रभ। लवीशा नाटकीय आवाज में, क्या इतने हैंडसम और धनी अंकल को छोड़ दिया? क्या वो देवी थी? फिर उसने दोनों सहेलियों को खींचा, अंकल ये दोनों लड़कियां भी सुंदर हैं, जो पसंद आए मैं उसी की शादी आपसे करा दूं। सूर्यांश, ओ भगवान ये बच्चे। उसने सोचा, ये लड़कियां तो मेरी बेटी की उम्र की होंगी और सोच क्या रही हैं। पर आश्चर्य, समीरा और आर्या दोनों शर्माकर मुस्कुरा रही थीं। ना नहीं बोला, ना मना किया। लवीशा ने आखिर में घोषणा की, अंकल आज की दावत आप नहीं मैं दे रही हूं, क्योंकि आपसे मिले कार कमीशन के 1000 रुपए की दावत है। तीनों लड़कियों के चेहरे पर अब नया प्रकाश था। अंकल के घर भी है, कार भी, और चेहरा भी ठीक ठाक, शायद बुरा सौदा नहीं। सूर्यांश ने यह बदलाव देखा और बस अंदर ही अंदर मुस्कुराया। पैसा दुनिया का असली मेकअप आर्टिस्ट है। रात का खाना खत्म हुआ तो सूर्यांश देशमुख घर लौटते समय बार बार एक ही बात सोच रहा था, लाविशा राठौर में कुछ तो गड़बड़ है। एक अजीब सी बात, एक अजीब सा एहसास, मानो वो लड़की कहीं पहचानी सी हो, पर ऐसा हो नहीं सकता था। वो तो झारखंड की रहने वाली थी और सूर्यांश हरियाणा के। दो अलग दुनिया, दो अलग जीवन। पर शायद किस्मत कभी कभी बेहद अजीब धागे बुन देती है। वो जितना सोचता उलझन उतनी बढ़ती। अंत में उसने दिमाग हिलाया, रहने के सूर्यांश, पहले सिस्टम की समझ पकड़। सिस्टम के बारे में विचार। सिस्टम बढ़िया था, पर उसका खुला स्वरूप उसे समझना मुश्किल बना देता था। अब तक उसे कोई स्थायी तरीका नहीं मिला था जिससे वो लगातार आघात मूल्य इकट्ठा कर सके। हाँ, लोग उसे रोज अपमानित करते तो शायद वो अमीर ही हो जाता, पर अब उसकी शक्लो सूरत बदल चुकी थी। लाविशा जैसी लड़की जिसने उसे बस 2 बार देखा था, वो भी बोल पड़ी थी, अंकल आप पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। अगर उसके पुराने ऑफिस वाले उसे देखते तो कह देते कि ये मानव नहीं चमत्कार है। इसलिए उसने सोचा, जिम ज्वाइन कर लेता हूं। जिम करने से शरीर बदलता है, बस यही बहाना काफी है। और सही बात, उसके ड्रॉर में पड़े पुराने जिम कार्ड इस बात के गवाह थे कि वो पहले भी पैसा फेंककर जिम जाने का नाटक कर चुका है। शॉपिंग मॉल, खुद पर खर्च करने की शुरुआत। लेकिन जिम जाने से पहले उसने सोचा, नए कपड़े ले लूं। आदमी को उसके कपड़े पहचान देते हैं। खाना खाते समय 3 लड़कियों की नजरों में जो हल्की सी तुच्छता थी, उसने उसके अंदर कुछ चुभोया था। पहले वो तन मन से अपनी पत्नी पर पैसा उड़ाता था, अब पहली बार सोचा, मेरे पास पैसे हैं, औरतों पर नहीं, अब मैं खुद पर खर्च करूंगा। ये सोचते ही उसके दिल में एक मदहोश करने वाली ताकत भर गई। जब आदमी के पास पैसे हों तो सबसे पहले खुद को राजा की तरह ट्रीट करना चाहिए। जयपुर नगर का विशाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, चमकदार, भव्य, महंगा, जैसे पैसे वालों का मंदिर। वो अंदर गया और पहली बार महसूस किया कि दुनिया कितनी अलग दिखती है जब जेब भरी हो। लग्जरी ब्रांड्स की कतारें, हर दुकान औरतों से भरी, और उनके पीछे खड़े पुरुष बैग उठाए, अभिमान से नहीं थकान से झुकते हुए। सूर्यांश को याद आया, कुछ समय पहले मैं भी ऐसा ही था, हाथ में बैग, चेहरे पर गुलामी। अब वो स्वतंत्र था और उसने कदम बढ़ा दिया। कपड़ों की दुकानों में गया, कुछ कुछ पसंद आया, सीधा कार्ड स्वाइप, मूल्य नहीं देखा। ये आजादी नशे जैसी थी। एक एक बैग उसके हाथ भरते गए, टी शर्ट, जैकेट, शूज, परफ्यूम, और हर सेल्स गर्ल द्वारा दिए गए छोटे छोटे नोट से, हैंडसम ये शर्ट आप पर फिदा है, हैंडसम मुझे मैसेज करना, कॉफी पिलाऊंगी, हैंडसम मेरे घर की बिल्ली छलांग लगाती है, देखने आओगे, हैंडसम नाली जाम हो गई है, मदद करोगे। सूर्यांश हंस पड़ा। मर्द सबसे ज्यादा सुंदर तब दिखता है जब वो कार्ड स्वाइप कर रहा होता है। फिर वो पहुंच गया महामाया टाइम पीस, भारत की सबसे महंगी घड़ी ब्रांड। उसने एक मैकेनिकल घड़ी चुनी, मॉडल 5160 श्वेत गौरी, कीमत 18 लाख रुपए। उसके लिए यह बस एक ख्वाहिश थी, और ख्वाहिशें अब रोकने की चीज नहीं थी। उसने खरीद ली। नए कपड़े, नई शख्सियत। घर जाकर उसने अपने लिए एक सूट पहना, नई घड़ी पहनी, पॉलिश किया हुआ जूता पहना, और फिर आईने में देखा। उसके चेहरे पर वही चमक थी जो कभी 28 साल की उम्र में होती थी। उसकी खुशबू भी पैसे जैसी लगी। वो धीरे से बोला, महंगी चीज की एक ही कमी होती है, उसका दाम, बाकी सब गुण ही गुण हैं। सुदीप्ति एक बात में सही थी, चीज महंगी हो तो इंसान महंगा दिखने लगता है।
जिम पर वापसी। नया अवतार लेकर वो पहुंचा टाइटन फिटनेस सेंटर, वही जिम जिसे उसने 10 साल से सिर्फ पैसे देकर जिंदा रखा था। अंदर कदम रखते ही रिसेप्शन से एक मीठी आवाज आई, स्वागत है मिस्टर सूर्यांश, आप आ गए। वो थी कियारा उपाध्याय, जिम की रिसेप्शनिस्ट। वो हर साल उसे 4,999 रुपए का वीआईपी कार्ड बेचती थी और वो हर साल जिम सिर्फ 3 दिन जाता था। कियारा मन ही मन सोचती, काश हर ग्राहक ऐसा हो, पैसा दे और गायब हो जाए। वो पूछी, इस साल भी 4,999 वाला प्लैटिनम वीआईपी कार्ड? सूर्यांश बोला, मुझे बॉक्सिंग कोच चाहिए। कियारा मुस्कुराई और आवाज में एक मीठा रस घुल गया। अगर आप 9,999 वाला डायमंड वीआईपी कार्ड लेते हैं तो 30 प्राइवेट ट्रेनिंग सेशन फ्री मिलेंगे। जो चाहे कोच चुन लीजिए। सूर्यांश, ठीक है, डायमंड दे दो। उसने तुरंत पेमेंट कर दिया। कियारा कार्ड बनाते बनाते उसकी घड़ी पर नजर गई, फिर उसके कपड़े, जूते, जैकेट, और फिर उसकी आंखें फैल गईं। ये आदमी करोड़पति भी नहीं, सीधा भारी अमीर है। अब उसकी आवाज में शहद टपकने लगा। मिस्टर सूर्यांश, क्या मैं आपको हमारे सबसे सुंदर फिटनेस ट्रेनर से मिलाऊं? सूर्यांश, नहीं, बॉक्सिंग कोच दो। कियारा मन ही मन, आज ये आदमी किसी के बस में नहीं। वो दौड़कर कोच लाई, वेदिका चौहान। 1.63 की हाइट, स्लिम शरीर पर सख्त मांसपेशियां, थिक थाइज, एथलेटिक फिगर, पर चेहरा बिल्कुल 18 साल की सी भोली लड़की जैसा। वो आने में संकोच कर रही थी। कियारा कान में बोली, अगर तुमने ये क्लाइंट झटक लिया और उसने टिप दे दी तो तुम्हारा 1 महीना किराया निकल जाएगा। बाकी लड़कियां जान जाएंगी तो काट खाएंगी। वेदिका ने कुछ कहना चाहा, पर कियारा ने उसे धक्का देकर आगे किया। मिस्टर सूर्यांश, ये है वेदिका, राज्य स्तरीय पूर्व बॉक्सर, आपके लिए परफेक्ट। सूर्यांश ने पूछा, सेशन कैसे होंगे? वेदिका बोली, आपके समय के अनुसार 2, 3 या 4 सेशन प्रति सप्ताह। सूर्यांश ने सोचा, 2 काफी हैं। वेदिका बोली, तो चलिए आपकी वर्तमान क्षमता जांच लेते हैं। सूर्यांश उसके पीछे चला और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। जिंदगी अब सचमुच बदल रही है। वेदिका चौहान सूर्यांश देशमुख को जिम की दूसरी मंजिल पर ले गई। वहां 3 प्रोफेशनल बॉक्सिंग रिंग थी और तीनों पर इस समय पुरुष कोच पुरुष छात्रों को अभ्यास करा रहे थे। वेदिका सीधे सबसे दूर वाले रिंग के पास पहुंची और बोली, मुझे ये रिंग चाहिए, तुम लोग कहीं और चले जाओ। रिंग पर खड़े मानसल कोच ने नीचे झांक कर कहा, कोच वेदिका, ये आपकी रिंग है, ठीक है, लेकिन आपके पास कोई छात्र ही कहां होता है, अभी हमें ही दे दो। वेदिका ने ठुड्डी से सूर्यांश की ओर इशारा किया, अब है मेरे पास। ये सुनते ही रिंग वाला कोच मुस्कुराया, आंखों में हल्की तिरछी अवमानना लिए। वो बोला, अगर अच्छे नतीजे चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना बॉस, डिस्काउंट भी दूंगा। नाम याद रखना, जोरावर सिंह। शब्द मीठे थे, लेकिन भीतर की नजर में साफ हीन भावना थी। महिला कोच क्या सिखा पाएगी? सूर्यांश ने उसकी बातें अनसुनी कर दी। जोरावर में वेदिका को देखा, उसकी आंखों में चिंगारियां थीं और असहज भाव लेकर चलता बना। वेदिका तुरंत प्रशिक्षित मोड में आ गई। पहले सुरक्षा उपकरण पहन लो। उसने उसे ग्लव्स, हेडगार्ड और प्रोटेक्शन पहनाया। फिर उसे वार्म अप कराया, हथेली का कोण सुधारा, कंधे का ढीलापन ठीक किया, स्टेपिंग का तालमेल सही कराया। असली बॉक्सिंग को विपरीत प्रवृत्ति का खेल कहते हैं। जहां इंसान स्वाभाविक रूप से पीछे हटता है, वहां बॉक्सर आगे बढ़ता है। जहां आंखें बंद होती हैं, वहां उन्हें खुला रखना पड़ता है। जहां मुक्का पीछे खींचकर मारा जाता है, वहां सीधे छोड़ा जाता है। सूर्यांश की आदतें गलत थीं, लेकिन वेदिका की सिखाने की शैली बहुत धैर्यपूर्ण थी। 2.5 घंटे पसीना बहाकर उसने कहा, आपकी नींव अच्छी है, 2 महीने में अच्छा स्तर पकड़ लोगे। सूर्यांश ने कहा, धन्यवाद कोच, अगली क्लास का समय मैसेज कर देना। वो स्नान करने चला गया। शावर स्टॉल में साबुन मलते हुए उसने बगल वाले स्टॉल में 2 पुरुषों की बातें सुनी। सुना, आज किसी ने वेदिका की प्राइवेट क्लास ली है। अरे, जोरावर ने छात्र को खींचने की कोशिश नहीं की, पूरी की पूरी की, लेकिन लौटा दिया गया। वेदिका फिर बच गई। इस बार भी उसका कोटा पूरा नहीं हुआ तो निकाल देंगे उसे। जोरावर तो उसी के पीछे पड़ा है, उसके स्पोर्ट्स बोर्ड वाले भाई की वजह से दबाव बना हुआ है। सूर्यांश ने पानी कम कर दिया और ध्यान से सुना। उसे समझ आ गया, मैंने किसी के मजे में खलल डाल दिया है, कल कोई रंग में भंग डालने जरूर आएगा। कुछ देर बाद वो तैयार होकर बाहर निकला। शाम के 5:30 बज रहे थे। वो स्कूटर स्टार्ट कर रहा था कि अचानक पीछे से हल्का सा भार महसूस हुआ। कोई स्कूटर पर बैठ गया। वो मुड़ा। कियारा उपाध्याय, जिम की रिसेप्शनिस्ट, चेहरे पर बनावटी सी मासूमियत। मिस्टर सूर्यांश, बारिश के बाद सड़क फिसलन भरी है, टखना मुड़ गया है, क्या मुझे घर छोड़ देंगे? बस 2 स्टॉप दूर है, प्लीज। सूर्यांश ने सोचा, ये चाल तो बहुत ज्यादा साधारण है,
लेकिन उसे भैया बुलाया गया था, सो वो मना नहीं कर पाया। ठीक है, अच्छे से पकड़ कर बैठो। ट्रैफिक भारी था, पर सूर्यांश अनुभवी चालक था। न ब्रेक झटके में लगाया, न टर्न अचानक लिया। फिर भी कियारा बार बार उसके पीठ से टकरा रही थी। गिरने का नाटक या ज्यादा मुलायम शरीर कहना मुश्किल। 20 मिनट बाद दोनों पहुंचे शांति निकेतन अपार्टमेंट, जहां फ्लैट की कीमत 60-70 हजार प्रति वर्ग फुट थी। वो उतारने लगा तो कियारा बोली, कृपया ऊपर तक छोड़ दो, चल नहीं पा रही। इस बार उसने ध्यान से देखा, उसकी एड़ी सच में सूजी हुई थी। सूर्यांश ने मन में सोचा, अरे ये तो सच में घायल है, मैंने गलत समझा। वो उसे सहारा देकर ऊपर ले गया। छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट, पर सजा धजा हुआ, आत्मीय। कियारा बोली, बैठो भैया, मैं चाय बना लाती हूं। वो एक पैर पर किचन में उछलती कूदती गई। अचानक ओह, वो गिर पड़ी। सूर्यांश भागा, अरे संभलो, पांव देखो, बहुत सूज गया है। कियारा बोली, अंदर लोशन है, अलमारी में, आप ही निकाल दो। दोनों उसके कमरे में गए। ठंडी हवा में उसका पांव लहरा रहा था। कियारा ने दवा उठाई और ऑकवर्ड तरीके से लगाने लगी। सूर्यांश को उसकी हालत देखी नहीं गई। उसने दवा हथेलियों में गर्म की और उसके टखने पर हल्के हाथों से मलने लगा। अब दर्द कैसा है? उसने धीमी मुलायम आवाज में कहा। थोड़ा, पर ठीक हो रहा है। कुछ ही देर में कमरे की गर्माहट बढ़ गई। दोनों ने जैकेट उतार दी। कियारा की सांसें अनियमित होने लगी। सूर्यांश ने देखा कि पांव का कट इतना ऊपर उठा कि अंदर की काली लेस झलक गई। वो खुद को रोक न सका। चेहरा लाल होने लगा, दम गर्म हो गया। कियारा ने उसकी आंखों में देखा। आंखें पिघलने लगी। चेहरे पर वो नशा था जो किसी पुरुष का होश उड़ा दे। दोनों की सांसें मिल रही थी, नजरें थरथरा रही थीं, वातावरण में चिंगारियां थीं। क्षण भर में सूर्यांश को लगा कि वो अपने ही नियंत्रण से बाहर हो रहा है। और तभी उसने अपने गाल पर थप्पड़ मारा, एकदम जोर से। फिर जैसे जान बचाकर उस कमरे से बाहर भाग गया। सूर्यांश देशमुख घर से निकलकर लिफ्ट के सामने जा खड़ा हुआ। जो ही लिफ्ट खुली, उसने अंदर एक परिचित चेहरा देखा और उसका दिल एकदम से उछल पड़ा। वो झट से पीछे हटकर फायर एस्केप के कोने में छिप गया। लिफ्ट से उतरकर वही आदमी सीधे कियारा उपाध्याय के दरवाजे पर पहुंचा। हाथ में एक चमकता गिफ्ट बैग। ठक ठक ठक। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुला। कियारा सामने आई, कपड़े थोड़े बिखरे हुए, जैसे कि किसी ने अभी अभी उसे रोक लिया हो। उसने सोचा कि शायद सूर्यांश वापस आ गया है। चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, पर तुरंत ही जम गई। अगले ही पल उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में खींच और डर दोनों थे। बाहर खड़ा आदमी राघव उपाध्याय, कियारा का जैविक पिता, या यूं कहें वो आदमी जिसने वर्षों पहले उसकी मां और उसे छोड़ दिया था। राघव ने अपना पैर दरवाजे में अड़ा दिया, चेहरे पर वो बनावटी चिपचिपी मुस्कान। एरन, बेटी, पापा तुमसे मिलने आए हैं। उसने गिफ्ट बैग हिलाया। ये कुछ छोटा सा तोहफा है पापा की तरफ से। कियारा का चेहरा सख्त हो गया। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पिता उस रात मर चुके थे जिस रात तुमने हमें छोड़ दिया था। सूर्यांश सीढ़ियों के पीछे से सब सुन रहा था। उसे लगा जैसे वो किसी टीवी सीरियल के बीच में आ गया हो। ये वही राघव था, उसका पुराना बॉस, वही आदमी जिसने उसे सालों तक टरकाया, बरगलाया, झूठे वादे किए और प्रमोशन तक लटकाए रखा। आज उसके जीवन का दूसरा चेहरा सामने था। कियारा दरवाजा धकेल रही थी। राघव उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर में वो असहाय सा गिफ्ट बैग वहीं छोड़कर उल्टे कदमों से चला गया। जब वो लिफ्ट में वापस चढ़ गया, तभी सूर्यांश बाहर निकला। कियारा दरवाजा बंद करने ही वाली थी जब उसने उसे देख लिया। आप अभी तक गए नहीं? सूर्यांश ने सीधे सवाल पूछा। राघव उपाध्याय आपका पिता है? कियारा की आंखें झुक गई, गला भारी हो गया। उसने धीरे से सिर हिलाया। सूर्यांश बोला, मैं जानता हूं उसे। कियारा उठी नहीं, बस दहलीज पर खड़ी रही। आपने सब सुन लिया? उसकी आवाज लड़खड़ा गई। आपको लगता है मैं घटिया लड़की हूं, सही? उसकी आंखों से आंसू ढलकने लगे। न पढ़ाई, न बड़ी डिग्री, गरीब परिवार। लोगों की नजर में तो मैं सिर्फ एक लड़की हूं जिसे पैसे चाहिए। सूर्यांश उसके करीब आया, उसके आंसुओं पर हाथ रखा। किसने कहा मैं तुम्हें नीचा समझता हूं? आजकल पैसे कौन नहीं चाहता, हम सब चाहते हैं। कियारा ने आंसू पोंछे धीरे से उसके सीने पर सिर रख दिया। फुसफुसाकर बोली, इस बार भागोगे तो नहीं? सूर्यांश के भीतर बिजली सी दौड़ गई। उसने एक हाथ उसकी कमर में डाला,
दूसरे से दरवाजा बंद किया और कियारा को सीधा बाहों में उठाकर अंदर ले गया। कमरा, हवा, सांसें, सबका तापमान अचानक बदल गया। कियारा ने अपने सैंडल उतार फेंके, उसकी बाहों में ऐसे लिपट गई जैसे बरसों की भूख अचानक तसल्ली पा रही हो। कुछ देर बाद दोनों थके हारे बिस्तर पर गिर पड़े। कियारा सबसे पहले संभली। वो उसके सीने पर लेटी, उंगलियों से गोल गोल निशान बनाती हुई बोली, सच बताओ सूर्यांश, तुम्हारी उम्र कितनी है? सूर्यांश हंसा, बस थोड़ा वर्कआउट करता हूं, फिट हूं। कियारा का चेहरा दमक रहा था, मानो किसी सूखे पौधे को अचानक पहली बारिश मिल गई हो। बाल बिखरे, सांसें भारी, पर आंखों में एक चमक। सूर्यांश ने उसे उठाकर बाथरूम ले गया। दोनों ने साथ में नहाया और बाहर आए तो रात ढल चुकी थी। नीचे पार्किंग में राघव उपाध्याय अब भी कार में बैठा था, चेन स्मोकिंग, जैसे खुद से लड़ रहा हो। उसके चेहरे पर थकी हुई छाया थी। वो अपने अतीत में खो गया। कैसे नौकरी छूटी, कैसे समाज ने मुंह मोड़ा, कैसे उसने पहली पत्नी और बेटी को छोड़ा, कैसे मजबूरी में करोड़पति ससुर का जमाई बनना पड़ा, कैसे नई पत्नी ने उसे कैद की तरह रखा, कैसे वो खर्चे के लिए तरसता रहा, और कैसे एक दिन जिम में उसकी छोड़ी हुई बेटी मिल गई। वो चाहता था कि बेटी उसे माफ कर दे। उसके लिए उसने गुप्त बचत से ये छोटा सा फ्लैट भी ले रखा था। उसके नाम नहीं कर पाया, बस किराए पर दिलवा दिया, नाम छिपाकर। लेकिन बेटी ने आज भी उसे ठुकरा दिया। राघव ने कार की खिड़की खोली, धुआं बाहर निकला। तभी उसने देखा कि सूर्यांश सड़क पर चलता हुआ जा रहा था। कदम जैसे किसी गुप्त विजय के बाद थोड़ा लड़खड़ा रहे थे। राघव चौंका, अरे दास सूर्यांश, तुम यहां? सूर्यांश ने मुस्कुराकर कहा, अरे पुराने बॉस, मैं भी अपनी बेटी से मिलने आया था। राघव की आंखें फैल गईं। तुम? बेटी? तुम्हारी तो शादी भी नहीं। सूर्यांश ने कंधे उचकाए, हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। राघव कार में बैठा सोचता रह गया, यह आदमी बिना शादी के पिता बन गया, या ये किस बेटी की बात कर रहा था? सूर्यांश दूर जाते हुए खुद से फुसफुसाया, लगता है अब मैं भी किसी का पिता कहलाने लगा हूं। और वो हंस पड़ा, दबाकर, इतनी जोर से कि खुद को भी अजीब लगा। अगली सुबह हल्की फुहारें पड़ रही थीं। हवा में ठंड और धूप दोनों ही गायब थे, जैसे मौसम भी किसी उदास कहानी में डूब गया हो। पंचांग के हिसाब से पौष का महीना चल रहा था। देश भर में नौकरी पेशा लोग धीरे धीरे अपने गांव घर की तरफ लौटने लगे थे। पर सूर्यांश देशमुख को अब टिकटों के लिए कोई भागदौड़ नहीं करनी थी, क्योंकि आज उसने अपनी पहली कार ले ली थी। 4 लाख रुपए की टॉप एंड गाड़ी। अंदर बैठे ही ऐसा लगा कि तकनीक ने उसके कंधों से कोई अदृश्य बोझ उतार दिया है। खासकर वो ऑटो पार्किंग, जिसके लिए वो अब तक हर बार पसीने पसीने हो जाता था। उसी दौरान उसकी प्रॉपर्टी एजेंट का संदेश आया, साहब, आज लोग आपका पुराना फ्लैट देखने आएंगे। वो गाड़ी मोड़कर वापस अपने फ्लैट पहुंचा। घरेलू चाबी घुमाते ही अंदर की वीरानी उसे तीर सी चुभ गई। उसकी पूर्व पत्नी पहले ही अपना सारा सामान ले जा चुकी थी। सालों से उसने खुद के लिए कितना खरीदा था? लगभग कुछ भी नहीं। पूरी जिंदगी वो पैसे केवल दूसरों पर लुटाता रहा। माँ बाप की उम्मीदें, पत्नी की इच्छाएं, कंपनी की मांगे। खुद के लिए कुछ भी नहीं। हंसी आई, तेज, कड़वी और भीतर कहीं टूटती हुई। जो भी था वो एक सूटकेस में समा गया। फर्नीचर वहीं छोड़ दिया। जिसने भविष्य में खरीदेगा उसी का हो जाएगा। दहलीज पर खड़े होकर उसने आखिरी बार कमरे को देखा। ये वही कमरा था जिसमें वो रोज घुटता था। आज उससे आजाद होने का क्षण था। दरवाजा बंद करके उसने धीरे से कहा, अलविदा पुराने सूर्यांश। फिर वो नीचे जाकर चाबी एजेंट के हाथ में सौंप आया और अपनी नई गाड़ी में बैठ गया। आज से उसका ठिकाना बदलने वाला था। एक नया अध्याय, एक नया घर। उसने लावण्या लिंगायत से बात करके पहले ही नया फ्लैट देख लिया था, एक आलीशान सोसाइटी में, जिसका नाम था सूर्य नगरी निवास। एकदम मुंबई की लुफ्त में भी हुंकार भरता हुआ इलाका। गाड़ी के गेट पर पहुंचते ही लावण्या लिंगायत, मशहूर रियल एस्टेट एजेंसी की एजेंट, गेट पर खड़ी थी, फाइलें हाथ में लिए। नमस्ते सर, आप ही सूर्यांश सर? फोन पर बात हुई थी? हाँ, मैं ही। लावण्या की लंबी कदकाठी, गर्म ऊनी कोट में सधी चाल और ऊंची एड़ी में उसकी आत्मविश्वास भरी चाल उसके प्रोफेशनल अंदाज की सटीक पहचान थी।
सूर्यांश की लंबाई 6 फुट से थोड़ी कम थी, फिर भी लावण्या ऊंची एड़ी में लगभग बराबर दिख रही थी। ये उसकी प्राकृतिक लंबाई का प्रमाण था। वो आगे आगे चलती रही, सूर्यांश पीछे। जैसे जैसे वो सोसाइटी में अंदर बढ़े, सूर्यांश की नजर अपने आप लावण्या की चाल पर, नरम लाइनिंग से ढकी उसकी लंबी टांगों पर ठहर गई। पहली बार उसे लगा, इतनी परफेक्ट टांगे मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखी। और इतनी ऊंची प्रॉपर्टी का जिम्मा उसे इस बिना वजह नहीं मिला था। 2 साल में ही वो एजेंसी की सबसे भरोसेमंद एजेंट बन गई थी। लावण्या ने पूरे सोसाइटी और सुविधाओं का परिचय दिया। स्कूल, अस्पताल, क्लब, इंडोर पूल, सुरक्षा व्यवस्था, सब कुछ एकदम चुनिंदा लोगों वाला। फिर उसने किराए की रकम बताते हुए एक पल के लिए उसके चेहरे को देखा। क्या ये आदमी पीछे हटेगा? पर सूर्यांश का चेहरा शांत रहा। उसका व्यवहार देखकर लावण्या के दिल में एक मधुर खुशी जाग उठी। ये डील पक्की है। जिस फ्लैट को देखने वो आया था, वो 2300 स्क्वायर फुट का था। 4 कमरे, 2 ड्राइंग रूम, 3 बाथरूम, सभी ओर संगमरमर की चटक चमक और फर्श के नीचे रेडिएंट हीटिंग, जो ठंडी दिल्ली मुंबई वाली सर्दियों में बड़ा काम आता है। लावण्या सोफे पर बैठी, सूर्यांश उसके पास। उसके सवाल धीरे धीरे असली बात की तरफ बढ़े। क्या पार्किंग है? हाँ सर, एक तो है, और अगर आप चाहें तो और स्पॉट भी ले सकते हैं। सूर्यांश ने 3 उंगलियां उठाईं। 3 और चाहिए। लावण्या अवाक। सर, एक एक पार्किंग का किराया 3000 रुपए है। सूर्यांश शांत रहा। ठीक है, करवा दो। लावण्या समझ गई, ये आदमी अलग मिट्टी का है। किराया तय हुआ, 55,000 रुपए महीना। वो बोला, एक साथ पूरे साल का किराया दे देता हूं, झंझट खत्म। लावण्या ने फाइल पकड़ते पकड़ते अपना धैर्य खो दिया। उसका रौबदार ठंडा सा चेहरा अचानक पिघल गया। वो हंसी थाम नहीं पा रही थी। एजेंसी की आइस क्वीन आज पहली बार ऐसे मुस्कुरा रही थी। फिर वो लोग वापस एजेंसी पहुंचे। मालिक आया, कागज साइन हुए और सूर्यांश ने पूरे साल का किराया प्लस 3 पार्किंग की फीस, कुल 7,76,000 रुपए एक बार में दे दिया। एजेंसी में हलचल मच गई। सूर्यांश ने लावण्या को धन्यवाद देते हुए 1,000 रुपए उसके मोबाइल पर भेजे। खुद को एक अच्छी सी चाय पिला लेना। जैसे ही वो चला गया, एजेंसी में हंसी का बवंडर उमड़ पड़ा। यशिका यादव बोली, लावण्या, कभी किसी ने 1,000 की चाय पी है? दूसरी लड़की बोली, वाह वाह, देखो लोकप्रियता किसे कहते हैं। लोगों ने सीईओ वाले डायलॉग नकल कर करके पूरी एजेंसी हंसा दी। लावण्या हंसी दबाती हुई अपनी टेबल पर जा बैठी। उसकी नजर कोने में खड़ी पायल परमार पर पड़ी, जो आज अपने जीवन की सबसे करारी हार महसूस कर रही थी। लावण्या ने जरा मुस्कुराते हुए पूछा, हंसी नहीं आ रही पायल? पूरा स्टाफ उसकी ओर देख रहा था। पायल का चेहरा सुर्ख पड़ गया। लावण्या, हद मत करो। वो आंसू रोकती हुई बाहर निकल गई, पर जाते जाते बुदबुदाई, मैं लौटूंगी। ये बात यहीं खत्म नहीं हुई।